Yes, good afternoon, everyone. Yesterday we have completed the last topic that I already left that topic. The topic is um, the topic is used for minimization of the automata. So there are two ways, or there are two methods that can be applied to minimize the finite automata. So first one is the that I already discussed with you. First one is the equivalence theorem, or by the equivalence class, and another one is the by using Mahin-Nerod theorem. So we have completed Mahin-Nerod theorem also yesterday. So if you feel any doubt or any confusion between these two methods of minimization, then please let me know. Just ask the doubt related to the minimization. अगर आपको किसी को भी मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा में कोई भी डाउट है कि सर इक्विवेलेंस में कैसे करते थे, या माहिंड रोड में ऐसा क्यों करते हैं, या ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बोथ द मेथड्स हैव बीन क्लियरली explained and we have already done a question also. तो हम लोगों ने बहुत सारी जो प्रैक्टिस की थी वो हमने इक्विवेलेंस थ्योरम के थ्रू की है, और इसमें मैंने आपको केवल एक क्वेश्चन कराया था. तो आप चाहें तो मैंने आपके लिए एक होमवर्क दिया था कि आप चाहें तो वो सारे क्वेश्चंस जो हम लोगों ने इक्विवेलेंस थ्योरम के थ्रू किया था, द सेम प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व और कैन बी मिनिमाइज विद द हेल्प ऑफ माहिंड-रोड थ्योरम आल्सो. So for the examination point of view, कभी आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आपको माहिंड-रोड थ्योरम से इसको सॉल्व करना है. इन दैट केस जस्ट यू मस्ट नो द reduction or the minimization of finite automata. You can do with the help of equivalence theorem or with the help of Mahin-Nerod theorem. बट जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो इक्विवेलेंस थ्योरम की मेथड से आप लोग इसको करना, अगर आपको डिटेल में आता है. तो अगर हम इन एग्जाम की बात करते हैं तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें तो कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे. सो इन दैट केस आप ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको एक हमने ऑटोमेटा दे दिया. ऑटोमेटा कैन बी गिवन यू इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन डायग्राम और ट्रांजिशन टेबल, और उनके बेसिस पर आपसे कहा जाए कि आफ्टर मिनिमाइज द फाइनाइट ऑटोमेटा द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी. तो आपको उसमें से चूज करना पड़ेगा कि मिनिमाइजेशन परफॉर्म करने के बाद टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी. क्लियर? तो यू मस्ट नो अबाउट द मिनिमाइजेशन प्रोसेस. तो अब इसमें किसी को भी डाउट है तो आप बता सकते हैं बेटा. तो हम आगे फिर कुछ क्वेश्चंस हैं गेट के, उनको हम डिस्कस करेंगे, और कुछ पुराना जो भी आप लोग बताएंगे मैं स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज आपको करा दूंगा, जिससे कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो. कल का दिन भी है हमारे पास, तो कल हम उसको रिवाइज करा देंगे. सब्जेक्टिव तो बेटा अभी नहीं आएगा ना आपके एग्जाम में. अभी सब्जेक्टिव में तो सिंपल आ सकता है कि मैं आपको एक डायग्राम दे दूं इस तरीके से. देखो सब्जेक्टिव किस तरीके से आ सकता है, जैसे आपको मैंने एक डायग्राम दे दिया इस तरीके से, ये डायग्राम आ गया है ना, और ये डायग्राम में जिसमें बहुत सारी स्टेट्स हैं, राइट. ये फाइनल स्टेट है और ये पूरा डायग्राम ये इनिशियल स्टेट है, और ये पूरा डायग्राम इस तरीके से है. कोई भी इनपुट हम लोग ले लेंगे अभी 0 1 जो भी है, ठीक है. इस तरीके से कोई भी डायग्राम है, राइट. सो इन दिस केस मैं आपसे ये कह सकता हूं जस्ट मिनिमाइज दिस finite automata. So in this case there are how many states are there? Total 6 states are there. So just you have to apply the equivalence theorem or Mahin-Nerod theorem and just try to reduce the number of states or try to minimize the finite automata. ठीक है ना. तो आपको पूरा क्या करना पड़ेगा सब्जेक्टिव के केस में, आपको पाई 0 निकालना पड़ेगा, फिर पाई 1 निकालना पड़ेगा, राइट. और ये कब तक करोगे, जब तक के आपका पाई के प्लस 1 इज नॉट इक्वल्स टू पाई के आए, तब तक आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करते रहेंगे. क्लियर? और फिर फाइनली जो ये आ जाएगा इससे आप क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स. देन उसके बाद फिर इसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे, जो स्टेट्स मर्ज हो जाएंगी उनको मर्ज कर देंगे और इसको डायग्राम बना देंगे. तो दैट इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ मिनिमाइज द ऑटोमेटा.
ये एक प्रोसेस हो गई मिनिमाइजेशन की ऑटोमेटा में, सब्जेक्टिव के केस में। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आएगा, तो ऑब्जेक्टिव के केस में तो ये सॉल्यूशन होगा नहीं। तो इन दैट केस मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दैट फॉर्म दैट दिस क्वेश्चन इज गिवन टू यू नाउ, व्हाट विल बी द number of state after apply the minimization process। ठीक है ना, मिनिमाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ स्टेट कितनी आएंगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल कितनी आ रही है, 3, तो मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा 3, 4 और 6। तो यू हैव टू ऑप्ट दिस वन। so for obtaining this answer you must solve this particular question। so this is the point of communication। yes, anyone? हाँ जय बेटा, देखिए दिस इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, मोड ऑफ द क्वेश्चन। अगर मैं आपसे एग्जाम में, थियोरेटिकल एग्जाम हो रहा है, कॉपी पेन पर हो रहा है, और आपसे एग्जाम में जो नॉर्मल आपके टर्म एग्जाम्स होते हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं अभी ऑनलाइन एग्जाम की बात करता हूं तो ऑनलाइन एग्जाम के केस में आपको केवल डायरेक्ट ये वाला आंसर टिक होना चाहिए बस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फॉर ऑप्टेनिंग दिस आंसर आपको बैकग्राउंड में सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि कितने में कितने स्टेट में ये मिनिमाइज होगा। ठीक है, यहाँ आपको पूरा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब है आपके पास, या ऑब्जेक्टिव दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इन ऑब्जेक्टिव्स में से आपको कोई एक आंसर चूज करना है, या मल्टी आंसर का होगा तो मल्टी आंसर चूज करना है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये हमने आपको फाइनाइट ऑटोमेटा दिया है और इसको कितनी स्टेट में मैं इसको मिनिमाइज कर सकता हूँ, और ऑप्शन दिए मैंने 3, 4, 6, तो आपको मान लीजिए इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता है कि 3 स्टेट में होता है, तो ये आप पता कैसे कराओगे? आप यू जस्ट नो आफ्टर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आप अपने बैकग्राउंड में सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, बट आपको जो हमारे सिस्टम में जो आंसर लिखना होगा दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन सही है, दैट इज 3। अब समझ में आ गई बात? बात क्लियर, समझ में आ गई? तो ऐसा नहीं है आप इस टॉपिक को छोड़ दें, बोले सर ऑब्जेक्टिव आने वाले थी तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। द सेम क्वेश्चन और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव नहीं आएंगे बेटा, अभी सब्जेक्टिव कहाँ आ रहे हैं जय शर्मा? बेटा ये बता दिया जाएगा तुम्हें, जो भी रूल होगा, मुझे नहीं पता है अभी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे बनेगा, क्योंकि पुराना जो पैटर्न था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सब्जेक्टिव में तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव में भी आपको सॉल्व बैकग्राउंड में करना पड़ेगा, तभी तो आप आंसर चूज करेंगे ऐसे क्वेश्चंस का। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। लग रहा है आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, वन वर्ड अगर आएगा तो वन वर्ड का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने यही क्वेश्चन दिया सपोज वन वर्ड में, तो इसका मतलब क्या है, हाउ मेनी स्टेट विल बी देयर आफ्टर परफॉर्मिंग मिनिमाइजेशन ऑफ ऑटोमेटा, और मैंने यहाँ पर वन वर्ड में डैश लगा दिया, तो आप कितना आंसर लिखोगे? 3। तो 3 ये कहां से लिख दोगे? केवल आपको आंसर क्या लिखना है वन वर्ड में? केवल 3 लिखना है। ठीक है, लेकिन 3 को लिखने के लिए आपको अल्टीमेटली सॉल्व करना पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूं आपसे। अब बात समझ में आ गई? बस ये मतलब है। तो अभी हम लोगों को नॉर्मली क्या होता है, मेरे पास एक बच्चे का कल फोन आया, बोला कि सर ये तो सब बेकार हो गया, डीएफए पढ़ा हमने, एनएफए पढ़ा और मिनिमाइजेशन पढ़ा, मीले मूरे पढ़ा, तो ये तो कोई क्वेश्चन आएंगे नहीं। मैंने ये आपने किसने किसने कहा आपसे कि आएंगे नहीं? बोला सर ये तो बड़े क्वेश्चन थे, उसमें तो सॉल्व होंगे नहीं। तो मैंने कहा वो क्वेश्चन आपको हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, तो या फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में या मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में, तो अल्टीमेटली आप उनको बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट करोगे, आपको आता होगा तभी तो ऑब्जेक्टिव आप लगा पाएंगे, सही है ना। सो इसका मतलब ये है कि कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं, और कोई भी टॉपिक ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है इस तरह का। ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट। चलिए, तो मिनिमाइजेशन के टॉपिक में आप में से किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना? तो मिनिमाइजेशन हमारा फाइनल हो गया। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, दैट इज द रेगुलर एक्सप्रेशन। सो इन केस ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन आई हैव डिस्कस यू द आइडेंटिटीज, आपको लोगों को याद होंगी। तो आइडेंटिटीज कौन सी थी? I1, I2, I3 इस तरह से थी। कौन कौन सी थी? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो। जैसे था नल, आर स्टार is equals to R null star is equals to
सॉरी सॉरी, आर स्टार नल ये नहीं है ना, इसको हटा देता हूँ। इज इक्वल टू आर स्टार। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द आइडेंटिटी नंबर 1। इसी तरीके से फाई आर इक्वल्स टू आर फाई। आप लोगों को याद आने लगा? इस तरह से मैंने कराई है आपको, नहीं याद होगा तो मैं दिखा दूंगा आपको, उसी स्लाइड में भी है जो मैंने आपको दी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि स्लाइड मैंने आपको जो दी है, दीज स्लाइड्स आर ओनली द रिवीजन पर्पस, आपको रिवाइज करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है पेपर इसी से आएगा या क्वेश्चन इसी से आएंगे, आपको रिवीजन के लिए मैंने आपको स्लाइड्स प्रोवाइड किए हैं, आप उनसे रिवाइज करें। और जो मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी दी है KLP मिश्रा की बुक की, वो आपकी टेक्स्ट बुक है, आप उसको जरूर पढ़ें, है ना। क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैंने, क्योंकि स्लाइड्स में बहुत सारी चीजें नहीं लिखी जा सकती, बहुत सारी चीजें जो मैंने बोली हैं आपको, वो सारी चीजें स्लाइड में नहीं लिखी जा सकती, लेकिन आपको आना चाहिए। तो एक बार आप बुक जरूर पढ़ना सभी लोग, आइडेंटिटीज ये जरूर पढ़ना। इसका रीजन क्या है, क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि कोई भी अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है, द रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दीज आइडेंटिटीज। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है। मैं अभी आपको याद दिला देना, अभी आपको मैं ये दोबारा से दिखा दूंगा अगर आप में से किसी ने याद नहीं आ रहा हो तो। ये रेगुलर एक्सप्रेशन में है बेटा। सो फाइनली वी विल मूव ऑन द डिस्कशन पॉइंट ऑफ द गेट क्वेश्चंस। इसी फॉर्म में हम लोग इसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपकी कल वाली जो क्विज थी, उस क्विज में भी हम लोगों ने पढ़े थे, देखे थे ये क्वेश्चंस। तो ये तो सारे हमारे डिस्कस भी हो गए थे पिछले उसमें लेक्चर में। हाँ, मूरे मशीन बता देंगे बेटा अभी, ठीक है। जय बता दूंगा मैं आपको, मूरे मशीन का आप पूछ रहे हैं ना, नो एक्सेप्टिंग स्टेट में बता दूंगा। नो एक्सेप्टिंग स्टेट मूरे मशीन में क्यों नहीं होती है, शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं। एक्सेप्टिंग स्टेट और फाइनल स्टेट बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। एक्सेप्टिंग, सभी लोग बहुत ध्यान से सुने इस समय, क्योंकि आप लोग सारे लोग सिलेबस कवर कर चुके हैं। अब हम लोगों का डिस्कशन पॉइंट है, तो इसमें जो भी डाउट है, किसी भी तरीके का आप लोगों को डाउट है, आप लोग प्लीज ओपनली डिस्कस करें, अच्छे से पढ़ें। मार्क्स को ध्यान में देखते हुए नहीं कि मार्क्स कैसे आएंगे, दैट इज अदर पॉइंट, बट यू मस्ट नो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो आपने अजय, अभी आपने क्वेश्चन पूछा मूरे मीरे मशीन का, वैसे आप दोबारा से, हम लोग एक बार सोच रहे थे दोबारा से कल मैं रिवाइज करा दूं तब बता देता, लेकिन चलो अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्सेप्टिंग स्टेट और फाइनल स्टेट एक ही बात होती है, ठीक है। तो एक्सेप्टिंग स्टेट फाइनल स्टेट का मतलब क्या हुआ, जब भी हम एक्सेप्टिंग स्टेट की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, दैट पर्टिकुलर ऑटोमेटा विल नॉट प्रोड्यूस एनी रिजल्ट। इसका मतलब क्या है कि उससे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है बेटा, दीक्षा में करा दूंगा, है कल, अभी याद दिला देना, मैं इस पूरे मशीन का तो करा दूंगा, पूरा क्वेश्चन करा दूंगा 100%। सो इसका मतलब क्या हुआ फाइनल स्टेट का, कि आपका ऑब्जेक्टिव हुआ, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट, और यू रीच टू द फाइनल स्टेट ऑन ए पर्टिकुलर इनपुट, दैट मीन्स this particular input is accepted by this machine, because after reading this particular A input you move to the final state, that's it। इसमें कहीं आपने कोई आउटपुट जनरेट नहीं किया। तो ये आपका सिंपल क्या हो गया, DFA का केस हुआ। If we talk about the Moore or Meere machine, that is the finite automata with output. In this case, there is no need of the final state, means output will be generated. उस केस में क्या होगा, output generate होगा। Are you getting my point? तो output generate होगा, that's why we have to represent that model by using the tuple, by using the additional tuple, you can say. So for that purpose, we will use this tuple, that is triangle and lambda, where this is the output alphabet and lambda is the output function in place of capital F। जबकि capital F क्या होता था, कैपिटल एफ का मतलब क्या होता था, सेट ऑफ फाइनल स्टेट। तो अगर हम बात किसकी करते हैं, अगर हम बात करते हैं सिंपल फाइनाइट ऑटोमेटा की, तो क्या होगा डीएफए के केस में, क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ, these are the tuples that are used to represent the finite automata, right? But if we talk about the finite automata with output, so in this case this f will be replaced by these two symbols, that is delta, triangle and lambda. So basically the point of communication is there is no final state in case of the finite automata with output, and these two symbols are associated for the output purpose।
So total tuples in case of the finite automata with output, that is Moore or Mealy, that will be 6. आप लोगों को पता है ये चीज, ठीक है। अब आप ये पूछ सकते हो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूरे एंड मीले मशीन। सो मीले और मूरे में जो डिफरेंस है वो ये है, इन केस ऑफ द मूरे मशीन दैट आउटपुट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द स्टेट। ये जो आउटपुट आ रहा है आपका, दैट आउटपुट इज डायरेक्टली एसोसिएट कह सकते हो, डायरेक्टली डिपेंड कह सकते हो, बोथ आर द सेम थिंग। दिस आउटपुट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द स्टेट, सो दिस इज द सिंपली केस ऑफ मूरे। Clear? But in case of the Mealy machine, that output is depends on present state as well as present input both. ये दोनों पे depend करेगा. Are you getting this point? So this is the main difference between Moore and Mealy machine. This is the case of Mealy. तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की जाए, समझ में आया बेटा? वेरी गुड। चलिए, और बाकी हम डिटेल में दीक्षा आपने बोला कि एक न्यूमेरिकल अलग से करा दीजिए, मैं अलग से और आपको कल क्वेश्चंस करा दूंगा, कन्वर्जन फ्रॉम मूरे टू मीले, मीले टू मूरे। तो इस आप ऐसा ना सोचें कि इस तरीके से कोई टॉपिक छोड़े नहीं कि ये टॉपिक हमारा इसमें नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं या ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं या ऑनलाइन हो रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछा जा सकता है। सो जस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट, हर तरीके से तैयार रखिए, आपका एक अच्छा सब्जेक्ट रहेगा। आप इसको अपने जो भी आपका इंटरव्यू होगा कंपनीज का, उसमें एक जब सब्जेक्ट पूछे जाते हैं कोर सब्जेक्ट, तो आप उसमें इस सब्जेक्ट को बता सकते हो, क्योंकि उसमें जो भी प्रोग्रामिंग वाले सब्जेक्ट है उनको वो लोग हटा देते हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर हटा दिया, डीबीएमएस हटा दिया, पाइथन हटा देंगे, तो आपके जो कोर सब्जेक्ट बचेगा उसमें डा आ जाएगा, आपका ऑटोमेटा आ जाएगा। सो यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट। अब चलिए देखते हैं बेटा, अभी वैसे मैंने इस बार जो लिया था तो वो भी मैंने पूरे सिलेबस का लिया था, आप लोग कहेंगे तो मैं करा दूंगा दीक्षा, ठीक, डोंट वरी। चलिए, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था आंसर, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस इस पहले वाले क्वेश्चन में कुछ चीजें डिस्कस की थी कि इसका एक्चुअल जो आंसर होना चाहिए दैट विल बी 0, 0 + 1 + 0, बट ये ऑप्शन इसमें है नहीं। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 0, 0 + 1 0। क्यों? बिकॉज स्टार्टिंग एंड एंड मस्ट बी 0, एंड बीच में क्या हो सकता है, इसका मतलब 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज देयर। ठीक है ना? नाउ another one, the set of all string over AV in which all string having VB BB 4 times of E as a substring। ये भी कल हमने कराया था आपको, तो इसमें आप देख सकते हो कि सबस्ट्रिंग 4 टाइम्स कोई भी हो सकती है, बट ये सबस्ट्रिंग होगी, इसका मतलब क्या है, इससे पहले भी कुछ आ सकता है, इसके बाद भी कुछ आ सकता है। कुछ का मतलब क्या हुआ? दैट इज द फॉर्म ऑफ A, B। सो 4 टाइम्स ऑफ B, देन A + B का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है और शुरुआत में भी कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। सो द फर्स्ट विल बी द, I think first will be the right answer. And similarly, in case of this one, in this case, you can see in which a single A is followed by any number of B. एक A किसी भी B से, कितने भी B से follow हो सकता है, and single B is followed by any number of A. So how can we represent single A followed by any number of B means A B star, और opposite इसका करोगे B followed by any number of A, that is B A star. So in case of this regular expression, we can write OR part by with the help of the plus sign. So this will be the first one is the right answer. And similarly, in case of the sixth question, the set of all strings over sigma equals to AB in which all strings of A and B ending in BB, end किससे होना चाहिए? BB से, डबल B से। सो एंडिंग में क्या होना चाहिए? डबल B आ गया, और स्टार्टिंग में क्या है? A और B का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। सो यू कैन राइट द दिस वन A + B होल एस्टिक BB। क्लियर? तो ये बेसिक क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने कल भी, इनमें से कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी डिस्कस किए थे। 6 का A नहीं हो सकता, ये मैंने आपको उस दिन भी बोला था। 6 का A क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप ये देखिए एंड क्या कह रहा है, इन विच ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ A एंड B एंडिंग इन BB, एंड किससे होना चाहिए? डबल B से। तो इसमें डबल B तो है ही नहीं, तो पहला का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं बेटा किसी भी तरीके से, है ना? अभी किसने पूछा था ये क्वेश्चन? तो पहले का तो बेटा नहीं आएगा ऋषभ, फर्स्ट तो कहीं से भी नहीं आ रहा, क्योंकि एंड विद BB है, डबल B से होना चाहिए, तो इसका तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, स्कोप ही नहीं है। डबल B से एंड होने का मतलब क्या हुआ? ये हो गया।
फिर अब आप डबल बी से एंड क्या हो रहा है ये, तो हमारे पास इस तरीके से आप ट्राई करो, देयर मे बी 2 ऑप्शन। अब आप क्या देखेंगे इसके बाद कि ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए आ सकता है या बी आ सकता है। तो हम लोग कौन सा साइन यूज करते हैं, या वाले केस में प्लस साइन। अगर यहाँ पर आपने प्लस साइन इसमें है नहीं, तो ये वाला आंसर सही है। क्योंकि इस वाले केस का मतलब क्या हुआ कि हर हालत में हमारी शुरुआत किससे होगी, ए से होगी, है ना। या तो नल होगा या फिर ए जरूर आएगा, यही तो मतलब है। जबकि आपकी शुरुआत बी से भी हो सकती है, राइट। सो वी हैव टू राइट दिस ए प्लस बी एस्टिक बी बी। फोर्थ में सी, हाँ फोर्थ में सी नहीं हो सकता बिल्कुल भी। इसलिए नहीं हो सकता कि ये आपने कहा सब स्ट्रिंग है, ठीक है, बिल्कुल बात मान ली मैंने आपकी कि यहाँ कुछ आएगा, यहाँ भी कुछ आएगा, और बीच में क्या आएगा, 4 बार आपकी सब स्ट्रिंग आएगी बीबी। यही तो बात हुई बेटा। तो आपने कहा शुरुआत में यहाँ आ जाए कुछ भी, तो अभी कुछ भी हो सकता है ना, और यहां पर भी कुछ भी आए बाद में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट एक कंडीशन क्या हुई कि सब स्ट्रिंग आपकी 4 टाइम्स भी जरूर होनी चाहिए, राइट। तो अगर आप इसको देखें तो ये वाला फोर्थ सी वाला जो पार्ट है, ये केवल इस इतने पोर्शन को फुलफिल कर रहा है ना, कि शुरुआत हमारी किससे हो रही है, सब स्ट्रिंग से, और एंड किससे हो रहा है, किसी से भी हो। बट इससे पहले भी तो कुछ आ सकता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू ऑप्ट दिस वन इज द परफेक्ट आंसर। मैंने आपसे क्या कहा कि ये ऐसा हो सकता है, दिस पर्टिकुलर ऑप्शन में बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी को बिलोंग तो कर सकता है, बट इट इज नॉट मोस्ट सुइटेड आंसर। मोस्ट सुइटेड का मतलब क्या है, कंप्लीटली परफेक्ट आंसर। So it will not be the perfect answer. That's why you have to check each and every option of the given question. Okay? अब क्लियर हो गई बेटा बात। तो ये इसका मतलब समझ में आ गया, ये यहीं से शुरू कर रहा है बी से। अगर मैं आपसे कहूं कि ए और 4 टाइम्स ऑफ बी देन ए, ये भी तो स्ट्रिंग आनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसको लिखोगे तो इससे कभी भी ये स्ट्रिंग नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत किससे हो रही है, ए से। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट इज द राइट आंसर। नहीं, हाँ मल्टीपल आ सकता है तो आप कर सकते हो। मल्टीपल में ये लिखा हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन मल्टीपल में नहीं पूछा जाएगा जिसमें कंफ्यूजन हो। मल्टीपल के केस में सिंपल क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम से क्रिस्टल क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 17 देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, स्टेटमेंट 1 लिखा है, मीले मशीन रिएक्ट फास्टर टू इनपुट्स, मतलब मीरे मशीन फास्टर काम करती है मीरे, वेरी गुड। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, मूरे मशीन हैज मोर सर्किट डिले। ठीक है, 2 स्टेटमेंट है। अब आपको आंसर मैंने लिखा कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। मैं आपको कैसे लिख सकता हूं इसका आंसर, देखो ये ऑप्शन अगर मैं आपसे उसमें पूछ रहा हूं तो मैं आपसे कैसे लिखूंगा, पहला वाला लिखूंगा, इससे हटा दो, स्टेटमेंट 1 इसे हटा दिया, इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। हाँ अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखो। आपकी जो डाउट है उस डाउट को मैं क्लियर करने के लिए इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज मीले मशीन रिएक्ट फास्टर टू इनपुट, ठीक है। दूसरा, मूरे मशीन हैज मोर सर्किट डिले। ये 2 स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ठीक है, इसको हटा दिया मैंने, अभी चेंज कर दिया ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू पहला, और दूसरा लिखा है स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है। तीसरा लिखा है ओनली 1 स्टेटमेंट इज फॉल्स, और चौथा लिखा है ओनली 2 स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब आपको मल्टीपल इसमें आंसर सही लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, मीले मशीन रिएक्ट मोर फास्टर इनपुट, क्यों? क्योंकि इनपुट पे तो डिपेंड होता ही है, तो ये फास्टर होता है हमेशा। मीले मशीन बुरे से हमेशा फास्ट होगी, ध्यान रखो। और सर्किट डिले हमेशा बुरे मशीन में ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, आपसे पहला ऑप्शन मैंने क्या कहा है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, तो पहला वाला तो सही है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये वाला भी सही है। अब ये तीसरा क्या कह रहा है, 1 स्टेटमेंट इज फॉल्स, 1 स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, और 2 स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। क्वेश्चन किसने पूछा था, जयंत। अब क्लियर हो गया बेटा, मल्टीपल आंसर सही वाली बात क्लियर हो गई समझ में। मूरे मशीन में सर्किट डिले हमेशा ज्यादा होगा बेटा, ठीक है ना। सर्किट डिले होता है मूरे मशीन में। मूरे मशीन में एक स्टेट क्यों होता है, क्योंकि एक हमेशा एडिशनल स्टेट ऐड की जाती है, याद करो, इसलिए होता है।
हालांकि इसकी जरूरत नहीं है बताने की क्यों होता है, ये तो आप नोट कर सकते हो, लेकिन टेक्निकली क्यों होता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मूरे मशीन में क्या होगा, कभी भी आपको डायरेक्ट यहाँ पर आउटपुट नहीं मिलेगा। ध्यान करो, मेरा मूरे मशीन का लेक्चर मैंने क्या कहा था, इफ यू आर गेटिंग आउटपुट आफ्टर कन्वर्जन ऑफ मीले टू मूरे, इफ यू आर गेटिंग आउटपुट डायरेक्टली, in this case you must add a dummy state as a initial state with null output, यही मैंने कहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिले क्यों होगा, क्योंकि ये एक स्टेप आपका बढ़ गया यहां से यहां तक जाने के लिए, जबकि हमारी शुरुआत यहीं से हो रही है, आपने एक स्टेट डमी स्टेट इसमें ऐड की है, इस वजह से। ठीक है, समझ में आया बेटा थोड़ा बहुत? अब आ गया बेटा याद सिमरन? थैंक यू। अब कोई भी डाउट तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन और भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। हाँ, जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रू व्हाट इज ट्रू अबाउट फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में ट्रू क्या है, इट इज एक्सेप्टर, रिकॉग्नाइजर, कैलकुलेटर, रीडिंग राइटिंग मशीन। तो आपको क्या लग रहा है, कौन सा ऑप्शन इसमें 100% सही लग रहा है? तो ये जरूर चेक करिए कि इसमें एक ऑप्शन सही है या इससे ज्यादा ऑप्शन सही है। इन दिस केस, एज यू नो that finite automata can be used as acceptor also, recognizer also, है ना, recognize particular string is belongs to this category or not। तो acceptor की तरह भी काम करता है, recognizer की तरह भी काम करता है। क्या हम इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं 2 into 3? नहीं, तो दिस कैन नॉट वर्क एज द कैलकुलेटर। ठीक है, अब चौथा ऑप्शन देखो, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन ये है, मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट एक चीज की कर रहा हूं कि जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हम सारे ऑप्शन देखें। हो सकता है आपने पहला देखा, जैसे अभी नंदिनी ने बोला कि फर्स्ट इज करेक्ट, यस आई एग्री 100% फर्स्ट इज करेक्ट, बट यू मस्ट चेक दैट सेकंड वन इज रॉन्ग, थर्ड वन इज रॉन्ग एंड फोर्थ वन इज रॉन्ग। यू मस्ट एंश्योर दैट थिंग। ठीक है ना? तो इसमें अगर हम देखें रीडिंग राइटिंग मशीन, जो फाइनाइट ऑटोमेटा रीड तो करती है, राइटिंग कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, राइट की कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो राइटिंग वाली बात इसकी गलत है। तो सही आंसर क्या आएगा, पहला और ये दूसरा, इट कैन वर्क एज एक्सेप्टर और कैन वर्क एज द रिकॉग्नाइजर। अब मैं इसमें अगर ये चेंज कर दूं, इसको हटा देता हूं, इसको राइटिंग वाले को, तो अब देखिए ऑप्शन, नाउ द ऑप्शंस आर what is the true about finite automata? Options are, first one is acceptor, second one is recognizer, and third one is calculator, and fourth one is the reading machine. So how many options are correct in this case? So simply in this case this one is also correct in this case। ऐसा नहीं हो आप पुराना दिखाएं बोले सर आपने ये बताया था, ये मैं बाद में बच्चे जो लेक्चर सुनेंगे मेरा उसमें दिक्कत आएगी, इसलिए मेरे साथ कनेक्ट रहो आप। मैंने राइटिंग कैपेबिलिटीज यहां से हटा दिया। इन दिस सिचुएशन इट कैन वर्क एज एक्सेप्टर, रिकॉग्नाइजर एज वेल एज रीडिंग मशीन। सो दीज थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। सो राइट। तो नंदिनी, मेरी अभी जो मैंने आपसे कहा, आप सारे ऑप्शंस को, सही ऑप्शन आप बता देंगे मुझे पता है, लेकिन उसके बाद हमको इंश्योर करना चाहिए कि बाकी के जो ऑप्शन गलत हैं वो सही है या नहीं। एंड सेकंड 19th क्वेश्चन, जस्ट सी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब नंदिनी आंसर बताओ बेटा इसका। ए एंड बी, गुड। देखिए, मीले मशीन रिएक्ट फास्टर टू इनपुट, ये मैंने अभी बताया था। बस इसमें सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय इन डिफरेंट फॉर्म। सो मीले मशीन रिएक्ट फास्टर टू इनपुट बिल्कुल सही है। मूरे मशीन हैज मोर सर्किट डिले, ये वाला भी सही है। अब ऐसा नहीं हम यहीं रुक गए, हमें थर्ड वाला भी, क्योंकि फोर्थ तो कुछ है नहीं, तो थर्ड वाला भी हमें इसमें देखना होगा। मूरे, थर्ड इज मूरे एंड मीले मशीन बोथ आर सेम एज डीएफए, नो, क्योंकि डीएफए में आउटपुट नहीं होता है, इसमें आउटपुट होता है, तो ये वाला क्वेश्चन गलत है। सो इन दिस केस दीज टू ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर करेक्ट। अब समझ में आ गई बात आपको कैसे हम लोगों को रिएक्ट करना है? वेरी गुड दीक्षा, नंदिनी, जयंत, उन्नति, और ठीक है आपका आंसर आ गया। और हिमांशु, हिमांशु ए डी कैसे आ गया, तुमने गलत लगा दिया बेटा, चेक करो, ए डी नहीं ए बी होगा। और नंदिनी आप देखो सही आ गया समझ में बेटा। नाउ 20th, ये मैंने आपको एक लैंग्वेज सेट दिया लैंग्वेज का, जिसमें क्या है, ए बी ए ए बी ए ए।
एल लैंग्वेज का सेट। अगर मैं आपसे एल स्टार पूछता हूं तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज ऐसी होगी जो इस सेट को बिलोंग करेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आप अगर थोड़ा सा गेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 का। ए बी, तो ए बी से शुरुआत वाली तो हो ही जाएंगी, ए वाली भी हो गई, बी ए हो जाएगा, बी ए ये भी हो गया, बी ए फिर बी ए, हाँ ए, ठीक है। अब बताओ कौन सा सही है बेटा 20th में? तो सारे इस आपको चेक करके देखने पड़ेंगे इसमें। तो 20th का आंसर जो आएगा दैट विल बी 20th में ए बी डी, तीन सही है, ए बी और डी, ठीक है ना? ए बी डी क्यों सही है? क्योंकि इसके लास्ट में देखो, यहीं से दूर से दिखाई दे रहा है, इसके लास्ट में क्या है, इसमें तो सब समझ में आ रहा है, यहाँ भी सब सही से लग रहा है, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है, बी आ रहा है इसमें, है ना? ए इतने सारे ए आने के बाद फिर बी आ गया, तो ये इस स्ट्रिंग को अगर आप देखोगे इसमें तो ये कहीं से नहीं बन रही है, आप चेक करके देख लीजिए इसको। तो सी इसका पार्ट नहीं होगा, बाकी ए बी और डी कैन बी डिराइव्ड विद द help of this particular question. Now another is which type of symbol contained in the stack of PDA? स्टैक में हम क्या क्या रख सकते हैं? वेरिएबल, टर्मिनल, ओनली नंबर्स, नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर भी दिख रहा है अब तो आपको। तो इसमें वेरिएबल और टर्मिनल हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं स्टैक के पीडीए के स्टैक में। तो दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी बेटा किसका रॉन्ग बता रही हैं आप अनुष्का? आप एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है गलत हो, मैं इसको चेक कर लूंगा। 20th की कह रहे हैं ना आप, ऑप्शन बी आप भी चेक करना, मैं भी चेक कर लूंगा, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 20th का मैं चेक कर लूंगा बेटा अनुष्का, आप लोग भी चेक करना, ठीक है। 20th को मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। तो कल हम लोग और मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, मैं अब पुरानी जो स्लाइड थी जिनसे मैंने पढ़ाया था उसी से मैं आपको स्टार्टिंग से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, स्टार्टिंग से वन बाय वन सारे टॉपिक्स, ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू। हाँ, बी का बी रॉन्ग आ रहा है, चलिए मैं देख लेता हूँ बेटा, ठीक है। 20th का मैं देख लूंगा चेक करके, बाकी आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बुक आपके पास है सॉफ्ट कॉपी, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो।